हुआ। अरे पहले हमने कौन सा पढ़ा? थार का मरुस्थल। 2 नंबर अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। नंबर 3 पूर्वी मैदान। और अपना जो नंबर 4 रहेगा वो 4 रहेगा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। नंबर 1 थार का मरुस्थल, जो हमने राजस्थान के अंदर, इधर ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक साथ तुरंत रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी पुराना पढ़ा है तुरंत याद आ जाए। पहले हमने जो पढ़ा इधर का, पहले जो हमने इधर पढ़ा जो वो कौन था? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल को हमने देखा, ये राजस्थान के कहाँ है? उत्तरी पश्चिम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है 61.11, ठीक है। दूसरे नंबर ये सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर इसके अंदर मिट्टी पाई जाती कैसी है? बलुई मृदा, सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे नंबर हमने इसको क्या किया? 2 भागों में विभक्त किया। 2 भागों के अंदर ये वाला भाग कैसा हो गया? शुष्क भाग। इधर वाला कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क भाग। शुष्क भाग को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सा हो गया? स्तूप युक्त व स्तूप मुक्त। इसको कितने भागों में बांटा? कौन कौन से भाग हो गए? गग्गर का मैदान, फिर 2 नंबर हो गया शेखावटी, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि, नंबर 4 लूणी बेसिन। उसके बाद में हमने अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा? 3 भागों। उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य अरावली, उसके बाद में दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टाड़गढ़, ऊंचाई कितनी? 938.72। फिर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितनी है? 1722। फिर हमने मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 4 भागों में कौन कौन से? पहला बाणगंगा, बाणगंगा का मैदान। नंबर 2 बनास का मैदान। नंबर 3 माही का मैदान। और नंबर 4 चंबल का मैदान। और अपना जो लास्ट राजस्थान का भौतिक प्रदेश रह गया वो रह गया हाड़ौती का पठार। आज जो अपना टॉपिक है हाड़ौती का पठार, देखते हैं कि हाड़ौती के पठार में क्या है। नंबर 4 हाड़ौती का पठार। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो है 6.89%। राजस्थान की
कुल जनसंख्या का 10% किसमें निवास करते हैं? हाड़ौती के पठार में। यानी 10% जनसंख्या हाड़ौती के पठार में निवास करती है। अब देखते हैं कि नाम इसका पड़ा है हाड़ौती का पठार। हम दूसरे के अंदर थार का मरुस्थल के अंदर मरुस्थल हो गया, अरावली पर्वतमाला होगी, पूर्व का मैदान हो गया, लेकिन इसको हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? ये वास्तविक रूप में जो है ये मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। कौन से पठार का? मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। यह पठार अरावली व विंध्याचल पर्वत माला को जोड़ता है। इसका क्या मुख्य कार्य क्या है? ये एक तो उसका भाग है, दूसरे नंबर ये अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाले पठार को राजस्थान में किस पठार के नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। आपके कृषि विशेष के रूप में है तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाले भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी या इसी को ही कहते हैं लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसी को ही कहते हैं लावा। ये लावा से निर्मित मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण या इस मिट्टी का विस्तार चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाकर इस मिट्टी का विस्तार चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाकर किया गया। हम चंबल नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय चंबल नदियाँ पढ़ेंगे, उसमें इस मिट्टी का क्या किया गया? विस्तार किया गया। यानी इस मिट्टी का सबसे बड़ा, हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ी विशेषता ये राजस्थान का एक तो सबसे छोटा भाग है, यानी 6.89, यानी सबसे छोटा भाग, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 10% है, यानी सबसे कम। हाड़ौती के पठार का जो वास्तविक रूप में, जो इस हाड़ौती का पठार हम कहते हैं राजस्थान में, ये वास्तविक रूप में जो है मालवा के पठार का कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी भाग है। मालवा का पठार पूरा का पूरा हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एमपी के अंदर रहता है। दूसरे नंबर यह पठार है जो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का काम करता है। बाद में हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी व लावा मिट्टी निर्मित है। लावा निर्मित मिट्टी का क्या विस्तार है? मिट्टी का विस्तार है। और यह काली मिट्टी है जो किसके द्वारा? यह मिट्टी का विस्तार चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाकर किया गया है। यानी इसका वास्तविक रूप में चंबल नदी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि इसका क्या। अब देखते हैं कि हाड़ौती का पठार का नाम कैसे हुआ। हाड़ौती के पठार
का इतिहास। थोड़ा सा देखते हैं कि हाड़ौती के पठार के अंदर क्या इसका नाम हाड़ौती का पठार क्यों पड़ा। किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमने देखा शेखावटी के अंदर हमने देखा कि राव शेखा के द्वारा सन 1433 के अंदर जयपुर रियासत से अलग करके इसको क्या बनाया गया, हाड़ौती का पठार। अब देखिए शेखावटी का मैदान बनाया गया, शेखावटी क्षेत्र, लेकिन हाड़ौती के पठार के अंदर क्या हुआ, तो हाड़ौती के अंदर सिरोही के हाड़ा चौहानों द्वारा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर मीणाओं को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा गया। सिरोही के जो हाड़ा चौहान थे, इन चौहानों ने क्या किया, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इसको क्या किया गया, इस क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया गया। और आक्रमण करने के वजह जहाँ हाड़ा चौहानों ने अपना जहाँ पर क्षेत्र फैलाया, उस क्षेत्र को क्या किया गया, हाड़ौती का। उदाहरण के अनुसार हम इतिहास के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। हाड़ा चौहान सुरजन सिंह हाड़ा अकबर के समय में हुआ था, तो उसी के स्वरूप में देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ हाड़ा चौहानों ने क्या किया, यहाँ शासन किया। अब देखते हैं कि हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार के अंदर वास्तविक रूप में ये कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका वास्तविक रूप में क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान के कौन सा भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है, और चंबल नदी द्वारा निर्मित है। और इसमें राजस्थान की सबसे अधिक नदियां इसी भौतिक प्रदेश में बहती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ की सभी नदियाँ उत्तर पूर्वी की ओर चलती है। यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं, एक तो उत्तर की ओर चलती है या उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की नदियाँ उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर चलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगना मैंने लगाया इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूँ वो लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। आपके नदियाँ भी है, भौतिक प्रदेश है, यानी जिस क्षेत्र के अंदर सीमित जो होते हैं ना अपना सिलेबस, सीमित सिलेबस के अंदर दोनों को जोड़ करके आते हैं। अब भौतिक प्रदेश के साथ नदियाँ भी जोड़ देंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे राजस्थान के अंदर किस भौतिक प्रदेश, क्वेश्चन हो गया किस भौतिक प्रदेश, यानी भौतिक प्रदेश का किस भौतिक प्रदेश में नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर चलती है, नदियाँ भी आ गई, यानी दो टॉपिक मिला करके अपना क्या हो गया, एक चीज़ आ गई, एक ही क्वेश्चन बन गया। फिर कहते हैं कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के देते, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देते, क्वेश्चन को वास्तविक रूप में जो क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते। हम आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, कम से कम अपने 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि अपने को ये पता चल जाएगा भाई इन्हीं टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाड़ौती का पठार के अंदर थोड़ा सा रह गया, हाड़ौती के पठार हाड़ौती का
पठार, हाड़ौती का पठार का विस्तार संपूर्णतः कोटा संभाग में विस्तृत है। संभाग में विस्तृत है। ठीक है। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है। कौन सी है? चांदबाड़ी। ऊंचाई लिख दो 507 मीटर, झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है, यानी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और हाड़ौती के पठार में देखते हैं, इस क्षेत्र में 507 मीटर, तो 17 मीटर। इस क्षेत्र में 12 जिले में घोड़े के नाल की आकृति के समान पहाड़ियां स्थित है। घोड़े के नाल क्वेश्चन आया हुआ है। घोड़े के नाल के समान राजस्थान में किस जिले के अंदर पहाड़ियां हैं? तो कौन सा है? 12 जिला। अपना जिले के बारे में नहीं पूछे जाएंगे भाई, इनका क्षेत्रफल कितना है, कौन से जिले का कितना, नहीं पूछेंगे, क्योंकि अपना जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं है अपना टॉपिक। तो हाड़ौती के पठार के संबंधित केवल अपना इतना ही है। ये हो गया हाड़ौती का पठार। ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, राजस्थान की जलवायु। नया टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। जी, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने चारों हो गए। भौतिक प्रदेश कंप्लीट है। क्वेश्चन इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन में आपके जो राजस्थान का भौतिक भूगोल हो जाए ना, उसके बाद में आपके एक दिन पूरा के पूरे यहाँ क्वेश्चन बता दूंगा। ये नहीं तो आपको क्या करेंगे, पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। इसके पीडीएफ के अनुसार आपके टेस्ट ले लेंगे, और टेस्ट है जो सर आपको जैसे ही व्हाट्सएप पे भेज देंगे यहाँ सबको, और उसके लेकर के आप पेपर सोल्व करना। भाई ये क्वेश्चन है, और उनसे अनुसार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाए। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन सब बता दूंगा, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे पूरे के पूरे बता दूंगा। राजस्थान का जूता भौतिक पूरा का पूरा भूगोल हो जाए ना, उसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन बना के दूंगा। अभी इससे बनाऊंगा तो 25 क्वेश्चन बनेंगे, 25 जलवायु से बन जाएंगे, 25 अपने नदियों से बन जाएंगे, 25 कुछ फसल और कुछ पर्वत मरुस्थल से बन जाएंगे। ऐसे करके 100 क्वेश्चन बना दूंगा। लगभग आइडिया रहेगा। आपने उन्हीं 100 क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लेना, उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट भाई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनने का तरीका यही है कि क्वेश्चन, उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, जैसे देखते हैं कि भाई इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अनुसार। पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के
राजस्थान के उत्पत्ति के अनुसार भौतिक प्रदेशों को बताइए। भौतिक प्रदेशों को क्रमबद्ध कीजिए। क्वेश्चन आ गया ये। ऑप्शन में क्या रहेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जिसमें नंबर 1 आ जाएगा जैसे पूर्वी का मैदान, हाड़ौती का पठार, थार का मरुस्थल, और नंबर 4 क्या हो गया? नहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं ना, अरावली पर्वत। ये तो आगे सीधे के सीधे यूं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। क्वेश्चन आएंगे ऐसे। क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे जैसे नंबर ए के अंदर आ जाएगा 2, 4, 1, 3। नंबर आ जाएंगे 1, 2, 4, 3। फिर आ जाएगा नंबर 4, 2, 1, 3। फिर आ जाएगा 3, 2, 4 और 1। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से उत्तर बताइए। तो अपना उत्तर कौन सा रह जाएगा? सी। यानी नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 2 पे, नंबर 3 पे और नंबर 4 पे 4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को जिसको पता नहीं है उसको बहुत डीप लग रहा है। क्वेश्चन सीधे के सीधे ऐसे क्वेश्चन बना के अपने पूरा का पूरा सोल्व करेंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन पूरा का पूरा कैसे सोल्व किए जाते हैं। जिस समय क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें पूरा का पूरा आपका भौतिक प्रदेश का जितना भौतिक प्रदेश 25 क्वेश्चन होंगे ना, सब का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपके। जितना भौतिक प्रदेश पढ़ा ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा जिसको चारों को उत्तर को बताते बताते आपका रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु क्या होती है? जलवायु देखते हैं कि ये जलवायु वास्तविक रूप में क्या होती है। जलवायु आपके कृषि के अंदर जितना आप प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक पेज पे एक शब्द मिलेगा जलवायु। आपने जितनी भी क्लास 11 से लेकर कृषि आपने कक्षा 6 से लेकर पढ़ी है, 6 से लेकर जितने भी तक आज दिन तक पढ़ते आए हो, आज दिन तक सब में किसका महत्व रहा है? जलवायु। और कृषि के अंदर पूरा का पूरा किसका महत्व रहता है? जलवायु का। भूगोल के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा महत्व रहता है जलवायु का। आप चाहे उद्योग लगाओ, चाहे आप कृषि करो, चाहे आप भौतिक प्रदेश को पढ़ो, आप चाहे जलवायु को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो,
लेकिन किसका रहेगा? जलवायु का। मानव जगत का निवास स्थान, जहाँ पर मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा जो जो कुछ करना चाहता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है? जलवायु का रहता है। किसी भी टॉपिक में मानव अपने वास्तविक रूप में जो जो कार्य करना चाहता है, उस कार्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला कारक रहेगा आपके जलवायु रहेगा। देखते हैं कि जलवायु क्या होती है। वास्तविक रूप में जो जलवायु है, इस जलवायु को हम एक छोटा सा रूप के अनुसार इस जलवायु को हम मौसम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मौसम। अब देखो, इस मौसम और जलवायु दोनों एक ही चीज़ है। अब देखते हैं मौसम जो चीज़ है, इसके अंदर होता क्या है। मौसम के अंदर होता है, एक होता है सर्वप्रथम वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब। वायुदाब परिवर्तन किस में हो जाता है? तापमान। जब तापमान और वायुदाब दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो किस में परिवर्तन हो जाती है? वायु में। या इसी को कह सकते हैं पवन। वायु में, वायुदाब में परिवर्तन तो तापमान में परिवर्तन। जो तापमान में परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? वायु में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें किसकी परिवर्तनता आ जाएगी? आर्द्रता आ जाएगी। किसमें परिवर्तन हो जाएगी? जब आर्द्रता में परिवर्तन हो जाएगी तो उसमें किसका हो जाएगा? वाष्पीकरण। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वाष्पीकरण में परिवर्तन, भिन्नता आएगी। जब वाष्पीकरण में भिन्नता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगी। इतनी चीज होने के बाद क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। जब वर्षा हो जाती है, जब ये सभी जो परिवर्तन हैं, ये सभी बदलाव जब कम समय के लिए होता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे मौसम कहते हैं। मौसम कहते हैं। मौसम शब्द अरबी भाषा के अरबी भाषा के कौन से शब्द बने हैं? मौसमिया, मानसूनिया, मौसम शब्द से बना है। ये तीनों ही क्या शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल बरूनी ने किया। किसने किया? अल बरूनी ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल बरूनी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल बरूनी ने किया। मौसम में जब दीर्घकालीन बदलाव या परिवर्तन होता है, तब उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। अब देखो कैसे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, इनकी परिभाषा लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, सुबह जब हम उठे हैं
उस समय थोड़ी थोड़ी अपने को यूँ ठंड लग रही थी, क्या लग ठंड लग रही थी। लेकिन जैसे ही 10 बजे धूप आ गई, क्या लगा आपको? धूप लग रही थी। क्या भाई आप 10 बजे तक तो अंदर थे, 10 बजे से बाहर काम किया, लेकिन फिर आप कह रहे हैं हमें क्या लग रही है? धूप लग रही है। लेकिन जब 10 से लेकर 12 बजे तक धूप रही, लेकिन 12 बजे के बाद ऊपर अपने आसमान में क्या छा गए? बादल छा गए। थोड़ी सी गर्म हवा आई, थोड़ी ठंडी हवा आई और ऊपर बादल छा गए। जैसे बादल छा गए, लेकिन बादल छाने के बाद थोड़ी सी क्या बढ़ी? उमस बढ़ी। जब उमस बढ़ी तो क्या हो गई? वर्षा हो गई। और जैसी वर्षा हुई तो अपने आसपास का पूरा परिवर्तन ठंडा हो गया, मौसम कैसा हो गया? ठंडा हो गया। तो जब ये सुबह से लेकर शाम तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे के अंदर जो परिवर्तन हुआ है कम समय में, उसको हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। कहते कि नहीं कहते भाई सुबह का मौसम तो ठीक था, अभी आर्द्रता भरा मौसम है। अभी कैसा हो गया? आर्द्रता भरा। लेकिन ये जलवायु और मौसम में जो परिवर्तन होता है, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है, जिसका मुख्य कारण है इन मौसम व जलवायु में परिवर्तन के लिए मुख्य कारण या मुख्य प्रभाव पृथ्वी पर सूर्य की दिशा व दशा के परिवर्तन होने पर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा देना, इस वाक्य के आगे इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि वास्तविक रूप में जो जलवायु में परिवर्तन के लिए मुख्य कारण या मुख्य प्रभाव है, जो पृथ्वी पर सूर्य की दशा व दिशा, सूर्य की क्या है? दशा व दिशा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सूर्य की दशा व सूर्य की दिशा के परिवर्तन होने पर होता है। यानी कैसे? यानी एक तरह की, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर बीचों बीच में एक रेखा, कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, ऊपर एक कर्क रेखा, ये होगी कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा, ये होगी 0 डिग्री, इसको कहते हैं भूमध्य। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक सूर्य बना देते हैं। जब सूर्य की किरण यहाँ से देखते हैं तो सूर्य की सीधी किरण अपने को सीधी की सीधी पास में कौन सा है? मकर रेखा। तो यहाँ पर जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरण सीधी चमकेगी, तब सीधी चमकेगी तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो मौसम रहेगा कैसा रहेगा? गर्मी, यानी गर्म रहेगा। लेकिन यहाँ से सूर्य की किरण वापस हम कर्क रेखा पर देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरण क्या रहेगी? कम रहेगी। जब कम रहेगी तो यहाँ पर कैसी ऋतु रहेगी? सर्दी ऋतु रहेगी। जब यहाँ सर्दी ऋतु या गर्मी ऋतु है तो सूर्य की दिशा में परिवर्तन हुआ। पृथ्वी पर सूर्य की दिशा व दशा में होने वाले परिवर्तन की वजह से क्या होता है? मौसम व जलवायु में परिवर्तन। दूसरे नंबर हम देख सकते हैं कि भाई दशा तो ये हो गई, लेकिन दिशा के अंदर कैसे? दशा तो ये होगी कि भाई सूर्य की दशा है जो कहाँ है? मकर रेखा पर। यहाँ तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रही है? गर्म है। यहाँ पर क्या हो रही है? सर्दी। लेकिन दिशा के ऊपर देखते हैं तो इसमें क्या होती है कि जब सूर्य के सामने वाला जो भाग है, ये वाला जो सूर्य के पृथ्वी का जो सामने वाला भाग है, ये सामने वाला भाग कैसा है? गर्म है। जब ये गर्म है तो ये वाला भाग कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा।
जब ये गर्म और ये ठंडा है, वापस पृथ्वी अपने इस एक स्थान से घूम करके वापस आ रही है, तो उस जगह से वापस सूर्य के ऊपर क्या हो जाती है, गर्म हो जाता है। सामने वाला ये घूम करके वापस यहाँ आ जाएगी, दिशा परिवर्तन हो जाएगी, तो इसके सामने वाला कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और इधर वाला गर्म हो जाएगा। यानी सूर्य की दिशा व दशा में होने वाले परिवर्तन से ही क्या हो जाती है, जलवायु व मौसम में परिवर्तन होता है। ये इसका मुख्य कारण है। हो जाएगा ना। आगे देखते हैं कि वास्तविक रूप में सूर्य की दशा और दिशा के रूप में अपने क्या परिवर्तन होता है। यानी हम देखते हैं राजस्थान का, थोड़ा सा इधर देखना, यहां से एक रेखा गुजरती है राजस्थान के, करक रेखा। कौन सी रेखा है, करक रेखा। अब ये करक रेखा के अंदर देखते हैं कि करक रेखा के प्रति जलवायु के अनुसार राजस्थान को कैसे परिवर्तन करती है। तो हम देखते हैं इधर भूमध्य रेखा, करक रेखा 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, वापस मकर रेखा 66.5 डिग्री और 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पर है तो फिर 2 नंबर 23.5 डिग्री और वापस 66 डिग्री और 90 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री और इधर 66 डिग्री, और ये कौन सी होगी, 90 डिग्री। अब जो सूर्य के ये वाला जो भाग है, यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है। कैसा चमकता है, लंबवत चमकता है। जब लंबवत चमकता है तो लंबवत चमकने से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म को हम क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण। यानी जहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी व 23.5 डिग्री दक्षिण में जब सूर्य चमकता है तो इसको कहते हैं उष्ण और उष्ण। और जब अक्षांशों के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, भूगोल वेता भूगोल में कहते हैं कटिबंध। तो ये कैसा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। उष्ण कटिबंध ये हो गया जब सूर्य की किरण यहाँ चमक रही है तो सीधा का सीधा उष्ण कटिबंध हो गया। जहाँ सूर्य नहीं चमकेगा तो उसके अंदर कैसा रह जाएगा, ठंडा भाग रहेगा, और ठंडे भाग को हम क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। कैसा कहते हैं, शीत कहते हैं। यानी शीत यानी सूर्य की किरण यहाँ नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, जब 90 डिग्री उत्तर में सूर्य नहीं पहुंच रहा तो क्या दक्षिण में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। यानी सूर्य की लंबवत किरण यहाँ नहीं पड़ रही, इसको भी क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध कहेंगे। लेकिन जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग के अंदर देखते हैं कि मध्य वाले भाग को क्या कहेंगे। जब शीत, अपने देखते हैं भाई 10वीं के अंदर हमने संधि पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं, संधि। संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को हम संधि कह सकते हैं, और उसी संधि में होने वाले परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी ये वाला कौन सा भाग गया, शीत हो गया, ये हो गया उष्ण। यानी इन दोनों के जब मिलाते हैं, जब इन दोनों को मिलाते हैं, शीत धन उष्ण, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपने लाल ही यूज कर लेते हैं। शीत धन उष्ण क्या हो गया, शीतोष्ण। शीतोष्ण कहेंगे भाई, शीत और उष्ण के मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। लेकिन अपने जब पढ़ते हो आप, फसल पढ़ते हो, कहीं शीतोष्ण आता है, कहीं उपोष्ण आता है, दोनों आता है ना। अब देखो शीतोष्ण किसे कहेंगे और उपोष्ण किसे कहेंगे। यानी ये उष्ण है, उष्ण के बाद हम कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में कौन आता है, उपराष्ट्रपति। उष्ण आ रहा है, उष्ण के जस्ट बाद में थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उपोष्ण। क्या कहेंगे, उपोष्ण। यानी इस रेखा के जो आसपास वाला जो भाग है,
इसको तो कहेंगे उपोष्ण, लेकिन ये बाकी वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण। वापस इसको कहेंगे उपोष्ण और इसको कहेंगे शीतोष्ण। दोनों को हम इसको शीतोष्ण भी कह सकते हैं और इसको उपोष्ण भी कह सकते हैं। दोनों का जो आकार है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, इधर भी और इधर दोनों पर भी। तो अपने जो 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, करक रेखा, और इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये जो करक रेखा है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। ये करक रेखा राजस्थान को जलवायु के अनुसार कितने भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में विभक्त करती है। 2 भागों में कैसे विभक्त करती है, नंबर एक, इसके दक्षिण वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, इधर देखो कौन सा कहलाएगा, उष्ण। यानी ये वाला भाग क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा, और उत्तर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा यहाँ क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा भाग शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। यानी राजस्थान को करक रेखा है जो कितने भागों में व्यक्त कर रही है, जलवायु के अनुसार 2 भाग, एक तो उष्ण, एक है शीतोष्ण या उष्ण। दोनों में से, इन दोनों में से आपके एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, शीतोष्ण या उपोष्ण। राजस्थान को जलवायु के अनुसार 2 भागों में व्यक्त कर रही है करक रेखा, एक तो उष्ण, एक शीतोष्ण। अब देखते हैं कि उष्ण व शीतोष्ण के अनुसार कैसे देखते हैं, आगे लिखते हैं क्या है। देखो करक रेखा में लिखो, यह राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है जो राज्य को 2 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। उत्तर में शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, दक्षिण में उष्ण कटिबंध जलवायु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखना। राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर में उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। नोट लगा के लिखना। यानी दक्षिण में है तो दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा व डूंगरपुर में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
तथा उत्तर के अधिकांश भाग में शीतोष्ण व उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अधिकांश भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन अपने जलवायु के हिसाब से कर्क रेखा को देखते हुए इस हिसाब से आएगा। फिर अगला देखते हैं कौन सी जलवायु को और कौन परिवर्तन कर रहा है, देखते हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली यह राजस्थान को दो जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। पश्चिम में शुष्क व अर्धशुष्क, पूर्व में आर्द्र व अति आर्द्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली राज्य के अंदर मानसून को प्रभावित करती है। नंबर 1, अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण रोकने में असक्षम है। जिसे अरब सागरीय मानसून आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है। यानी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को जलवायु के अनुसार भी दो भागों में विभक्त करती है, और दो भागों में विभक्त करते हुए क्या करती है? अलग अलग भागों में बांटती है, जिससे अरावली पर्वतमाला से क्या हो जाती है? प्रभावित करती है। ठीक है। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर पूर्वी भाग में वर्षा
करवाने में सक्षम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की जलवायु ऋतुओं के अनुसार तीन भागों में बांटी गई है। नंबर 1, गर्मी ऋतु। गर्मी ऋतु आती है, वो आती है मार्च से मध्य जून। 2 नंबर, वर्षा ऋतु, वो आती है मध्य जून से अगस्त तक। अगस्त नहीं, सॉरी, सितंबर तक है ना, सॉरी, सितंबर तक। फिर आती है नंबर 3, शरद ऋतु। इसी को कहते हैं शीत ऋतु, है ना। ये आती है अक्टूबर से फरवरी तक, है ना, क्योंकि मार्च तक वो आ गई, फरवरी तक। कौन कौन सी 3 प्रकार की ऋतु है? मार्च से मध्य जून तक कौन सी रह जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। और मध्य जून से सितंबर तक कौन सी रह जाएगी? वर्षा ऋतु। फिर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कौन सी रह जाएगी? शरद ऋतु। लेकिन अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक एक ऋतु और आती है राजस्थान में, वो लिखते हैं कौन कौन सी आती है, नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखना या इम्पोर्टेंट लगा देना। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। उस समय को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के किन 2 महीनों के मध्य को राजस्थान का प्रत्यावर्तन यानी मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं? कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर को। यानी प्रत्यावर्तन काल को क्या कहते हैं? मानसून का वापस लौटना। क्या कहते हैं? मानसून का वापस लौटना। मानसून के वापस लौटने को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। ध्यान रखना, मानसून के वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। और ये प्रत्यावर्तन काल या मानसून वापस कौन से महीनों में लौटता है? तो कौन सा महीने? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10 से 12, यानी 10वां माह कौन सा होता है? अक्टूबर। और 12वां माह कौन सा होता है?
दिसंबर होता है। इन दोनों के मध्य के काल को क्या कहते हैं? मानसून का वापस लौटना या प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। ठीक है जी, प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अब देखो, जब ये मानसून वापस लौटता है तो किसने अपने भारत के संदर्भ में पूछा जाता है, जब मानसून वापस लौटता है भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? जब मानसून वापस लौटता है ना, तो भारत के तमिलनाडु में क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस अगले नोट में थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा नोट लगा के एक लिख दो। जब मानसून वापस लौटता है तब भारत के दक्षिणी भाग, दक्षिणी में तमिलनाडु में वर्षा अधिक होती है। अधिक है होती है। ये हो गए कालक्रम के अनुसार। फिर देखते हैं अगली ऋतु, देखते हैं कौन सी ऋतु। नंबर 1 कौन सी ऋतु थी? गर्मी ऋतु। गर्मी ऋतु के बारे में पढ़ते हैं कि गर्मी ऋतु के अंदर क्या होता है। देखो, गर्मी ऋतु के अंदर से इसका काल देखते हैं कि समय क्या है? मार्च से मध्य जून। इस समय सूर्य उत्तरायण में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कैसे चमकता है? लंबवत चमकता है। इस समय सूर्य पर सीधी किरण कहाँ रहती है? कर्क रेखा। जब कर्क रेखा पर रहती है, कर्क रेखा अपने राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, तो हमें क्या लगता है? जून के महीने के अंदर अपने को ज़्यादा गर्मी लगती है। उदाहरण के लिए, सूर्य दोपहर को 12 बजे अपने सिर के ऊपर होता नहीं होता है। जब सूर्य 12 बजे सिर के ऊपर होता है तो उस समय अपने को जितनी गर्मी नहीं लगती है जितनी ढलते हुए सूर्य को 2 या 4 बजे के बीच में लगती है। यानी जब सूर्य आता है मार्च अप्रैल मई के मध्य सूर्य क्या अपने सिर पे रहता है, लेकिन उस समय अपने को इतनी सर्दी नहीं लगती। लेकिन सर्दी अपने को ज़्यादातर गर्मी कब लगती है? जून माह में ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे उदाहरण के लिए, अब कौन सा माह है? अप्रैल है। लास्ट अप्रैल निकल रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। अभी तक ज़्यादातर लोगों ने कूलर चालू नहीं किए, मात्र किनसे काम चला रहे हैं? पंखों से काम चला रहे हैं। जब पंखों से काम चला रहे हैं तो उस समय धीरे धीरे मई आ जाएगी, लेकिन मई और जून में क्या करेंगे? कूलर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जून जुलाई में जाते जाते मौसम कैसे हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जुलाई अगस्त के अंदर की आर्द्रता अधिक आ जाएगी। उस समय ना तो कूलर लगाएंगे ना पंखे चलाएंगे, नॉर्मल काम करेंगे। जब मौसम लगा अच्छा तब चला लेंगे। लेकिन अक्टूबर में जाते जाते हम क्या करते थे? कूलर और पंखों को धीरे धीरे उसे त्यागना शुरू कर देते हैं। और नवंबर दिसंबर के अंदर क्या कर देते हैं? जैकेट शाल स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। और जैसे दिसंबर से जनवरी फरवरी आ जाती है तो धीरे धीरे सब पंखे बंद करके गुदड़ी ओढ़ के सो जाते हैं। मौसम परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कारण सूर्य के ऊपर क्या है? मौसम के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब देखो, इस समय जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और उत्तरायण होने की वजह से मार्च से जून के मध्य यहाँ क्या हो जाता है? गर्मी की वजह से इस समय क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। इस समय राजस्थान में तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है तथा इस शुष्क
क्षेत्र में बलुई मिट्टी अधिक होने के कारण तापमान अधिक पाया जाता है। तथा यहाँ साफ आकाश व वनस्पति का अभाव पाया जाता है। एक तो साफ आकाश पाया जाता है और दूसरे नंबर वनस्पति का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से तापमान क्या होता है, अधिक होता है। दूसरे नंबर यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक होने के कारण देखो कि यहाँ पर राजस्थान में सामान्य से अधिक तापमान हो जाता है, करक रेखा उत्तर। दूसरे यहाँ सबसे बड़ी क्या है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर आकाश कैसा है, साफ, यानी सूर्य की किरण सीधी की सीधी जहाँ से सूर्य ने किरणें निकाली सीधी आएगी, और यहाँ सीधी आएगी, धरती स्थल भाग है, बलुई मिट्टी गर्म हो जाएगी, और साफ आकाश और वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का अभाव की वजह से इस क्षेत्र के अंदर क्या नहीं है, उस सूर्य की किरणों को रोकने का किसी के पास क्षमता नहीं, इसलिए सीधा का सीधा तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे गर्म चक्रवातों का निर्माण हो जाता है। चक्रवातों का, या इसी को कहते हैं भंवर का निर्माण हो जाता है। उसे बुलबुलिया, बैतुलियो कहते हैं, बुलबुलिया कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में उसको क्या कहते हैं, बैतुलियो। हाँ, एक बार जाके उसके अंदर बैठ जाना, और मैं तो कह रहा हूँ उसके अंदर जाके ऐसे गागरे के नुमा आकृति का बड़ा सा कपड़ा पहन लेना, और बहुत बड़ा प्लास्टिक उसके चारों किनारे जकड़ करके मजबूत करके रस्सी कमर के बांध लेना, गुब्बारे नुमा ऊपर, इतने बिना कुछ पैसे आप अपने आसपास के क्षेत्र का सैर करोगे हेलीकॉप्टर की तरह। लेकिन एक बात नजर आएगा कि वहाँ आप घूमते ही नजर आओगे, दूसरों को आप जरूर नजर आओगे, लेकिन आपको दूसरे कोई नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस बैतुलिया के अंदर बहुत शानदार कला है। इस समय इस तापमान होने की वजह से यहाँ क्या लगती है, देखो इस समय गर्म हवाओं के साथ रेत के कण गतिमान होते हैं, उसे आंधियां कहते हैं। क्या कहते हैं, आंधियां कहते हैं। और नोट लगा के लिखना है,
राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में कितनी आती है? तो ध्यान रखना महीने के कितने दिनों में आ जाती है? 27। गंगानगर में हाँ आती है। गंगानगर में भाई साहब गर्मियों के दिनों में आंधी बाजेगा। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ आती है? गंगानगर में आती है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है, गर्म स्थान कौन सा होता है। तो अगला देखते हैं। इस समय राज्य में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गर्म स्थान रहेगा अपना, कहीं अपने फलोदी भी आता है, कहीं सम का भी आता है, लेकिन ज़्यादातर फलोदी का पूछा गया, ध्यान रखना। सबसे गर्म स्थान फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अगला देखते हैं। राज्य का सबसे गर्म जिला रहेगा अपना चूरू। कौन सा रहेगा? चूरू। ये होगी अपने ग्रीष्म ऋतु से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधे के सीधे पूछा जाएगा राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा, राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधी अगर गंगानगर में आती है कितने दिन तक आती है? 27 दिन तक आती है। राजस्थान के अंदर गर्म के अनुसार गर्मी में पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन एक लाइन और लिख दो। इस समय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म हवा चलती हैं, उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये होगी गर्मी ऋतु अपनी जी। ठीक है, बाकी अपने तथ्य लास्ट में लिख लेंगे, कौन सा गर्म स्थान है, कौन सा ठंडा स्थान है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा किस समय होती है, पूरे का पूरा लिखेंगे, है ना। एक लाइन और लिख दो, कोई बात नहीं, अलग लिखने से बेहतर है साथ में लिखते जाते हैं। राज्य का सबसे गर्म महीना जून होता है। कौन सा होता है? जून होता है। सबसे गर्म महीना जून होता है। और जून के अंदर क्या होता है? देखो, जून राज्य का सबसे बड़ा दिन
बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून होता है। यही गर्मियों के दिन में ही होता है। आगे देखते हैं, गर्मी के बाद में कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। 2 नंबर पे रह जाएगी वर्षा ऋतु। समय क्या रहेगा? मध्य जून से लेकर सितंबर तक। मध्य जून से लेकर कौन सा रहेगा? सितंबर तक। अब देखो क्या होता है कि देखो वर्षा कैसे होती है, जलवायु कैसे परिवर्तन करते हैं, इस वर्षा ऋतु के अंदर हम देखते हैं। अब देखो वर्षा ऋतु के अंदर हम एक छोटा सा क्या एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में कैसे होता है। यानी एक तरह का ये एक सागर हो गया, क्या हो गया? यानी जलीय भाग हो गया। इसको कह सकते हैं सागर या जलीय भाग। सागर या जलीय भाग। अब देखो सागर और जलीय भाग के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर जब किसका परिवर्तन हो जाता है? जब तापमान का परिवर्तन है, सूर्य की किरणों में परिवर्तन होता है, तापमान का क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर तापमान, यहाँ पर जैसे देखते हैं कि सूर्य की किरण जब स्थल भाग पर है, ये स्थल भाग है, स्थल भाग पर यानी यहाँ पर तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। जब तापमान स्थल भाग पर अधिक रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, स्थल भाग में उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा है, स्थल भाग में जब तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ का तापमान कैसा रहेगा? तापमान कम रहेगा। यहाँ का तापमान कम। जहाँ तापमान अधिक है वहाँ का वायुदाब कैसा रहेगा? वहाँ का वायुदाब रहेगा कम। वायुदाब क्या रहेगा? कम। और जहाँ तापमान कम है यहाँ का वायुदाब अधिक रहेगा। जब तापमान और वायुदाब में भिन्नता होती है, जब वायुदाब में भिन्नता, वायुदाब की भिन्नता का अर्थ है जिस क्षेत्र के अंदर दाब ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है, यानी जिस जगह से आप यहाँ इस जगह अगर कुछ भी डालोगे, कुछ ऐसी तरल पदार्थ या कुछ माना कि उदाहरण के लिए बाजरी डाल रहे हो या पानी डाल रहे हो या कुछ भी एक कॉर्नर में डाल रहे हो, एक ही जगह डाल रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है? एक जगह डालोगे उस जगह तो थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। जहाँ कम ज़्यादा है उससे कम की ओर जाएगा ना। तो इसी तरह भी क्या होता है, वायुदाब यहाँ अधिक है, यहाँ वायुदाब कम है। जब वायुदाब यहाँ अधिक हो जाता है तो वायुदाब क्या होता है? जहाँ अधिक है उससे क्या होता है? कम की ओर आता है। जब कम की ओर आता है, जब वायुदाब कम की ओर आता है, तो जब ये वायुदाब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन किस रूप में होता है? ये होता है पवन के रूप में। किसमें? पवन या हवाओं के रूप में होता है। जब हवा इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर आएगी, यानी यहाँ तापमान कम है, यहाँ जहाँ तापमान ज़्यादा है, दूसरे नंबर जहाँ वायुदाब ज़्यादा है और वायुदाब कम है, तो वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब ये वायुदाब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होता है, वो किस रूप में होता है? पवन या हवा के रूप में होता है। जब ये हवा के रूप में इस स्थान से इस स्थान पर हो रहा है, तब उस समय पवन होता है। इस पवन के साथ तापमान यहाँ कम होने के कारण, वायुदाब अधिक होने के कारण, यहाँ से जो ये तापमान है, जल है, ये सागर है, इस सागर से क्या बनेंगी? वाष्पीकरण। क्या बनेगा? वाष्पीकरण। जब ये वाष्पीकरण, ये क्षेत्र ऊपर की ओर, जब ये वाष्पीकरण बन करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पर तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी सूर्य के अंदर हम सौरमंडल के अंदर 165 मीटर के ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो सौरमंडल में, तब क्या हो जाता है? 1 डिग्री तापमान घट जाता है। जब ये तापमान ऊपर जाएगा तो ये वाष्पीकरण बना जल ऊपर जा करके एकत्रित सघन हो जाएंगी। जब सघन हो जाएगा तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा? बादल का। जब ये बादल ना तो ऊपर पकड़ा हुए ना नीचे से ये लटके हुए सौरमंडल में, जब इसके साथ
हवा का क्या लगेगा, जोर लगेगा या दाब लगेगा, तब ये बादल स्थान से किस स्थान पर जा जाएंगे, हवाई दिश और चल रही तो बादल यहाँ आ जाएंगे। जब बादल यहाँ आ जाते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी के सौर मंडल में 3 प्रकार की गैस पाई जाती है, ज़्यादातर गैस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इन बादलों से कोई लेना देना नहीं है। इन बादलों के रूप में सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो काम करती है CO2। कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करती है, जैसे यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे किस गैस को अपनी ओर आप, CO2। जब सूर्य की किरण के साथ जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते तो CO2 गैस को क्या करते हैं, अपनी ओर ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो ये CO2 सौर मंडल के अंदर पाई जाती है, सौर मंडल के ऊपर पाई जाती थी। ये ज़्यादातर क्या कर देती है, जब CO2 को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इस आसपास के क्षेत्र का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और जब ये तापमान बढ़ जाता है तो ये बादल पिघल जाते हैं और पिघल कर ये बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। ये बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। और ये इसलिए कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। कारण यही है, CO2 को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से जब CO2 का गैस का अपनी ओर आकर्षित यानी इस क्षेत्र के अंदर बढ़ जाता है, जब CO2 क्या कर देती है, CO2 जहाँ CO2 बढ़ेगी वहाँ बर्फ़ पिघलेगा। जब बर्फ़ पिघलेगा तो ये बादल क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद बादल के अंदर सघनता की क्रिया टूट जाती है। जब सघनता की क्रिया टूट जाती है तो ये बादल बूंदों के रूप में क्या हो जाते हैं, पिघला हुआ पानी नीचे आता है और पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये तीव्र गति से आते हैं। कहते हैं कि तेज गति से वर्षा हुई है, ये कारण होता है। ठीक है, ये होता है वर्षा ऋतु के अंदर, जिसमें तापमान और वायु दाब और पवन का क्या हो जाता है, बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और जब वर्षा अधिक होती है तो इस क्षेत्र की आर्द्रता क्या हो जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। जब आर्द्रता बढ़ जाती है, जब देखो कितना परिवर्तन हो गया, वायु दाब का परिवर्तन, तापमान का परिवर्तन, पवन का परिवर्तन, आर्द्रता का परिवर्तन, तो मौसम में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और वर्षा ऋतु कब होती है, ये परिवर्तन होता है मध्य जून से लेकर सितंबर के मध्य, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब वर्षा ऋतु मध्य जून से इसकी ओर आती है, इसमें लिख लेते हैं, जब क्या टाइम हो गई है, 5:30 हुई है ना अभी, चलो बहुत आधे घंटे में हो जाएगा। अभी वर्षा ऋतु है ना, जब स्थल भाग पर तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है तथा जल या सागर भाग में तापमान बढ़ जाता है, तापमान वायु दाब कम होता है, तापमान कम होता है और वायु दाब अधिक होता है, तब मानसून उत्पन्न होता है। तब मानसून क्या होता है, उत्पन्न होता है।
मानसून क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये जैसे तापमान इधर उधर परिवर्तन होता है तो उसमें मानसून में इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। राज्य में वर्षा ऋतु में वार्षिक औसत वर्षा वर्षा ऋतु में, ये लिखना, वार्षिक मत लिखना ना, वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है, जो लगभग 90 सेमी कितनी होती है, 90 सेमी, यानी लगभग अधिकांश वर्षा उस समय होती है। उस समय कितनी होती है, 90 सेमी, जो राज्य की लगभग कुल वर्षा का 90% वर्षा होती है। दोनों आंकड़े समान है, ध्यान रखना। राज्य में वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है, जो लगभग कितनी होती है, 90 सेमी। लेकिन औसत यानी लगभग राज्य में इस समय कितनी वर्षा होती है, 90 सेमी। लेकिन जो राज्य की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत है, 90% है। तो देखते हैं राज्य की औसत वर्षा कितनी होती है। हाँ, नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है। राजस्थान की यहाँ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी है। कितनी है, 57.51 सेमी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आने लायक है। आगे लिखते हैं, राज्य में वर्षा दो मानसून से होती है, जिसमें इन दोनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मानसून कहते हैं। ये दोनों मानसून, इन दोनों मानसून की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी
प्रायद्वीप, पठार की विशिष्ट त्रिभुजाकार आकृति के कारण होती है, कारण होती हैं। उन्हें नंबर 1 अरब सागरीय मानसून, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी मानसून कहते हैं। मानसून है कहते हैं। अपना जो वास्तविक रूप में जो भारत के अंदर जो वर्षा होती है, कौन से मानसून से होती है? कौन सा मानसून रहेगा? दक्षिणी राज्य में 2 मानसून होते हैं। 2 मानसून कौन से? एक अरब सागरीय, एक दक्षिणी। इनको जिनमें इन दोनों को क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहेंगे। जब कहते हैं, और इन दोनों मानसूनों की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसकी विशिष्ट त्रिभुजाकार आकृति के कारण होती है, और इन्हें 2 नामों से जाना जाता है, एक अरब सागरीय, एक है बंगाल की खाड़ी। देखते हैं कि इनको 2 कौन कौन से क्षेत्र के रूप में कहते हैं। जैसे हम भारत का मानचित्र देखते हैं, यह भूमध्य रेखा, ठीक है। जब इस भूमध्य रेखा के ऊपर एक निम्न दाब का केंद्र होता है, ये निम्न दाब का केंद्र गर्मी ऋतु के अंदर किस रेखा के पास चला जाता है? कर्क रेखा के पास। जब ये कर्क रेखा की ओर निम्न दाब चला जाता है, तो ये यहाँ से जो वायु दाब है वो किसकी ओर जाएगा? कर्क रेखा की ओर जाएगा। जब कर्क रेखा की ओर जाएगा तो कहते हैं कि जब ये हवा भूमध्य रेखा के उत्तर में जाती है, तो ये अपने किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। कहते तो जीवने आत्म, जाते वक्त इधर यूं घूम जाती है, राइट हैंड। जब ये इस ओर घूमती है तो ये भारत का त्रिभुजाकार विशिष्ट आकृति का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। जब ये इसकी ओर टकराती है तो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और जब 2 भागों में विभक्त होती है तो क्या होता है? देखो, इधर तो आता है अरब सागर, और ये हो जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। जब अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की ओर से ये जब मानसून उत्तर की ओर जाता है, जब ये उत्तर की ओर जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है? जब ये मानसून यहाँ जाने के बाद यहाँ एक तरह का पर्वतीय पठार है अपना। उदाहरण के रूप में यहाँ से पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये यहाँ जाने के बाद ये मानसून ये वापस आगे की ओर जब बढ़ता है, तो ये यहाँ जाने के बाद वापस क्या हो जाता है? टकरा करके इन पर्वतों के टकरा के क्या हो जाता है? इस दिशा में घूम जाता है, ये आगे बढ़ जाता है, और अरब सागरीय मानसून यहाँ से टकराता हुआ ये भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होती उस समय, वर्षा ऋतु में। ये शीत ऋतु में होती है तमिलनाडु में। ये वापस जैसी मानसून आगे बढ़ता है, तो ये आगे बढ़ने से जैसी सौराष्ट्र गुजरात यहाँ से प्रवेश करता है, तो यहाँ से अपना आगे राजस्थान आ जाता है। तो ये राजस्थान के अंदर यहाँ एक पर्वत है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी अरावली पर्वतमाला? जब ये अरावली पर्वतमाला के पास जाता है यहाँ, तो ये वापस यहाँ से ये अरब सागरीय मानसून, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ आ जाता है। यानी राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है, इधर से अरब सागरीय मानसून और इधर से क्या आ जाती है? बंगाल की। और इस मानसून को क्या कहते हैं? ये तो हो गई, उदाहरण के रूप में हम ये देखते हैं ना, पूरा का पूरा भारत है ये,
ये भारत इसको दो भागों में विभक्त करते, तो ये मानसून वास्तविक रूप में कहाँ से प्रवेश करता है, दक्षिण से तो आ ही रहा है, दक्षिणी की ओर, ये इनकी दिशा क्या हो जाती है, वापस पश्चिमी की ओर हो जाती है। दक्षिण से आ ही रहा और वापस यूं जाता, तो ये पश्चिमी दिशा से और दक्षिण दिशा से होकर गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में क्या होती है, वर्षा होती है। और ये जो वर्षा होती है कुल मिलाकर के कितनी होती है, 90% वर्षा होती है। कितनी प्रतिशत वर्षा होती है, 90% वर्षा होती है। 5% लौटते हुए मानसून से होती है, 5% अपने को मावट में होती है, शीत ऋतु में लगेंगे। यहाँ से 90% क्या होती है, वर्षा होती है। आगे देखते हैं कि इस ऋतु के अंदर 90% क्या होती है, वर्षा होती है। और दूसरे नंबर आगे लिखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में होती है। कब होती है, जुलाई और अगस्त महीने में होती है। 15 जुलाई के बाद में होती है, लगभग अपने 15 अगस्त तक राज्य में वर्षा होती है। उसके बाद राज्य में वर्षा धीरे धीरे कम हो जाती है, ध्यान रखना। और नोट लगा के लिखो, देखिए एक नोट लगा के लिखो, जुलाई व अगस्त माह में राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्रता कौन से महीने में पाई जाती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। IAS और RS दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। तो हो सकता है कि अपने जलवायु का टॉपिक विशेष रूप से दिया है, तो हो सकता है आपने पूछ लेंगे जुलाई व अगस्त माह राज्य के अंदर किस माह के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, तो कौन सा महीना है, जुलाई। और दूसरे नंबर, अब की बार पिछली लेब स्टैंड का अगर किसी ने पेपर देखा है या अगर दिया है आप में से किसी ने, तो उसमें भी ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आया है। मैंने बच्चों को नोट लगा के ऐसे ही लिखवाया, पहले 15 के 15 नोट लिखवाए मैंने, कुल मिलाकर के नोट लिखाए थे उन बच्चों को 50 एक नोट लिखाए थे। टोटल राजस्थान का भूगोल पढ़ा है, उसमें 50 नोट लिखे, 50 में से 15 का 15 क्वेश्चन मेरे नोट में से आ गए। जैसे नोट लिखा है नोट में से, आपको नोट कम लिखाया, लेकिन आपको मैंने जो लिखाया वो फैक्ट लिखाया है, आपको केवल फैक्ट कम लिखाया है, इसलिए आपको इन फैक्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के ज्योग्राफी के अंदर पूरे के पूरे राजस्थान भूगोल के पहला पेपर और सेकंड पेपर जितने भी बने अपने इन नोट्स में से आ गए, तो आने की संभावना पूर्ण की पूर्ण है। जो लिखा रहा हूँ पूरी लाइन टू लाइन पढ़ना, लाइन टू लाइन, एक ही लाइन में सर्वाधिक अपने क्वेश्चन बनने, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बन। देखो, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, जून जुलाई में होती है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में होती है, जून जुलाई अगस्त में होती है। सीधा का सीधा प्रत्येक लाइन टू लाइन क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, देखें वर्षा ऋतु के अंदर और आगे क्या होता है कि वर्षा ऋतु के अंदर जुलाई अगस्त में होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जिला तो कौन सा है, झालावाड़, और स्थान है माउंट आबू।
राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान व जिला, स्थान के नीचे तो लिख लो आप, स्थान हो गया सम, और जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। और सम कहाँ है, जैसलमेर में, सम गांव जैसलमेर में, इस जगह हो गया। और सर्वाधिक वर्षा कौन से माह में होती है, तो जुलाई और अगस्त में होती है, ध्यान रखना। हो गया। अब देखते हैं, अब राज्य के अंदर जहां वर्षा अधिक होती है ना, वहां परिवर्तनशीलता कम होती है। कैसे देखते हैं, इधर मानचित्र में देखते हैं वर्षा किस ओर ज्यादा होती है, कहां कम होती है। अब देखो ये दिशा कौन सी हो गई, ये कौन सी होगी, पूर्व। ये कौन सी, ये कौन सी, ये दोनों के बीच वाली, इन दोनों के बीच वाली, इन दोनों के मध्य वाली दक्षिण पूर्व, इन दोनों के मध्य दक्षिण पश्चिम। अब देखते हैं कि राज्य के अंदर जहां वर्षा अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता कम होती है। यानी राज्य के अंदर सर्वाधिक वर्षा आपने कौन से महीने, किस जगह पर हो रही थी, झालावाड़ में। यानी राज्य की सर्वाधिक वर्षा इधर हो रही थी, राज्य की कम वर्षा किस दिशा की ओर जा रही है, इधर जा रही है। यानी राज्य की जो वर्षा है इधर है कम, ये है कम, ये होगी अधिक। यहां पर क्या है, अधिक, तो यहां पर कैसी है, कम। और यहां पर क्या है, कम, तो यहां पर क्या हो जाएगी, अधिक। यानी राज्य में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर क्या हो रही है, कम हो रही है। राज्य में वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रही है, कम हो रही है। राज्य में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो रही है, कम हो रही है। ये तो होगी वर्षा। ठीक है। अब देखते हैं जहां वर्षा ये कौन सा हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, और ये दक्षिण पूर्व। अब इसमें क्या है, जहां वर्षा कम है वहां परिवर्तनशीलता अधिक है। यहां पर जाते हैं वापस, ये हो गया है परिवर्तनशीलता। क्या ये कौन सा टॉपिक रह गया, परिवर्तन। वर्षा के अंदर परिवर्तनशीलता, यहाँ क्या रह जाएगी, परिवर्तनशीलता, यहाँ परिवर्तनशीलता रहेगी अधिक। क्या रहेगी, अधिक। यहाँ पर कैसी रहेगी, अधिक। यहाँ कैसी रहेगी,
यहाँ पर कैसी रहेगी, कम, यहाँ कम और यहाँ पर भी कम। परिवर्तनशीलता कैसे देखते हैं कि परिवर्तनशीलता किसे कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता है, यानी इस महीने के अंदर, यानी जैसलमेर के अंदर वर्षा जुलाई में होगी, अगली वर्षा कब होगी कोई पता नहीं, यानी अनिश्चित है, अनियम है, इसका कोई नियम नहीं है कि भाई 15 जुलाई को होगी, अगली महीना 15 अगस्त को होगी या सितंबर में होगी, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर वर्षा 15 जुलाई को होगी है तो इस स्थान पर जो वर्षा होगी उससे पहले कहाँ होगी, इस क्षेत्र में, यानी यहाँ पर परिवर्तनशीलता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, यहाँ कम पाई जाती है। यहाँ वर्षा 5-7 दिन में हो रही थी, यहाँ वर्षा 15 से 20 दिन में परिवर्तन होगी, यानी परिवर्तनशीलता। यानी यहाँ पर मौसम लंबे समय तक गर्म रहता है और इस क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक मौसम गर्म नहीं रहता है, यानी यहाँ पर लंबे समय के बाद मौसम परिवर्तन होता है, यानी गर्मी आ रही तो लंबे समय तक गर्मी चलेगी, सर्दी आ रही तो लंबे समय तक सर्दी चलेगी। अब उदाहरण के लिए देख लो कि अपने यहाँ पर अभी भी अपने पंखे चला रखे, दिन को भी लगा रखे, रात को भी हम पंखे चलाते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ से आप जहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर की ओर जाते हो तो वहाँ पर रात को गूदड़ी ओढ़ के सोते हैं अभी भी, यानी सर्दी का मौसम अभी अभी निकला, लंबे समय तक रहा है और दिन को इतनी धूप पड़ रही है कि यहाँ पर पंखे चला के बैठे, वहाँ कूलर से भी हवा लेनी शुरू कर दी, इतनी परिवर्तनशीलता हो गई। यहाँ तो धीरे धीरे पंखे चला के अपने 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा रहे, वहाँ तो डायरेक्ट 5 नंबर पे चला के रहे, यानी परिवर्तनशीलता लंबे समय तक रही। यानी सर्दी भी पड़ रही है तो लंबे समय तक सर्दी, रात को सर्दी लंबे समय तक पड़ेगी, यानी अपना प्रकोप लंबे समय तक दिखाएगी। सुबह को 4 बजे गुदड़ा ओढ़नी है तो ओढ़नी है, नहीं तो सुबह नाक जाम। यहाँ पर गर्मी ऋतु चल रही है, वहाँ अब गर्मी ऋतु इतनी चल रही है, यहाँ अभी भी लोग क्या करते हैं, नॉर्मल दिन में काम चला लेते हैं, भाई गर्मी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लंबे समय तक इतनी गर्मी पड़ रही है दिन को कि आना जाना भी क्या है, मुश्किल है, यानी परिवर्तनशीलता वहाँ अधिक है। तो ध्यान रखना। वर्षा के अंदर देखते हैं वर्षा और परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता। वर्षा दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है, नंबर इस पॉइंट लगा लगा के लिखना ना। दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा क्या होती है, कम होती है। वापस यहाँ लिखना है, वही चीज लिखनी है, दक्षिण से उत्तर 2, पूर्व से पश्चिम नंबर 3, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होगी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के अंदर अपने जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। जो जो पॉइंट था वो पूरा का पूरा पॉइंट हमने लिख लिया।
फिर देखेंगे किस क्षेत्र में कौन सी कितनी वर्षा होती है, वो जलवायु प्रदेश के अनुसार देखेंगे। आगे आती है शीत ऋतु। अगली कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु के अंदर देखते हैं समय कब से कब तक है? सितंबर से दिसंबर या फरवरी तक, फरवरी तक। नोट लगा के लिखना है, नोट। सॉरी, सितंबर तक तो वो थी ना अपने ऋतु। अक्टूबर। और नोट लगा के लिखना, नोट में अक्टूबर से दिसंबर को शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु कहते हैं तथा इस समय को मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं, यानी इस समय को अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, और अक्टूबर से दिसंबर को शरद ऋतु कहते हैं। इस समय को मानसून का क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। और इस समय मानसून क्या करता है? लौटता है, वापस से लौटता चला जाता है। मानसून वापस से लौट जाता है। वापस जब लौट जाता है तो सर्दी ऋतु के अंदर, इस ऋतु में क्या होती है? जी मैंने पहले भी लिखा है या नोट लगा के लिखा है, या शीत ऋतु में लिखा है। यानी शीत ऋतु के अंदर एक ऋतु हमने क्या लिखा है? एक नई ऋतु जोड़ी। आप कहोगे शरद ऋतु किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से किस समय को शरद ऋतु कहते हैं? तो अपना शरद ऋतु के अंदर कौन सा समय आ जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर के अंदर। शीत ऋतु के अंदर अक्टूबर से फरवरी तक रहेगा। अपने कहीं पर आता शरद ऋतु, आता शब्द आता शरद ऋतु, निम्नलिखित में से शरद ऋतु। अपने ध्यान रखना मानसून के अंदर सर्वाधिक जोड़े में क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन आएगा ना वो जोड़े में आएगा। न्यूनतम अधिकतम राज्य में कौन से न्यूनतम अधिकतम स्थान जहाँ पर वर्षा होती है? दो क्षेत्र पूछ लेंगे। न्यूनतम कहाँ? सम। अधिकतम कहाँ? अबू। न्यूनतम जिला कौन सा? जैसलमेर। अधिकतम कौन सा? झालावाड़। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में राजस्थान में सर्वाधिक यानी शरद ऋतु किस काल को कहेंगे? अक्टूबर व दिसंबर को। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस माह को होती है? जुलाई व अगस्त को। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में रहती है? जुलाई व अगस्त में रहती है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि दो जोड़े में पूछ ले, तो जोड़े वाले हमेशा क्या होते हैं? अपने थोड़े से डिसमिस हो जाते हैं और गलत करने में ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए एक एक लाइन आपको पूरा का पूरा लिखा। आपको तो ये लाइन की लाइन पढ़ लेनी, बाकी दूसरी कुछ भी नहीं पढ़ना। बस आगे देखते हैं प्रत्यावर्तन। इस समय राज्य में भूमध्य सागरीय मानसून से या मत लिखो, यहाँ इसका नाम परिवर्तन करेंगे। वहाँ सागर से वर्षा होती है उसे
शीतकालीन वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतकालीन। इस समय जो भूमध्य सागरीय मानसून से वर्षा होती है उसे शीतकालीन वर्षा कहते हैं। आगे देखते हैं। शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में मावटा या मावट कहते हैं। मावट कहते हैं तथा भूमध्य सागरीय मानसून को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इस समय राज्य में लगभग 5% औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। होती है और विशेष रूप से गेहूं के लिए लाभदायक है। विशेष रूप से किसके लिए? गेहूं के लिए लाभदायक है। शीतकालीन वर्षा सर्वाधिक किसके लिए लाभदायक है? आगे देखते हैं। जब शीतकालीन मानसून का विस्तार अधिक होता है तब उत्तरी भारत में हिमवर्षा होती है, यानी बर्फ गिरती है, हिमवर्षा होती है। उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उधर क्या होती है? उत्तराखंड में हिमवर्षा होती है, बर्फ गिरती है इस मौसम में। ठीक है, शीतकालीन वर्षा में। ये होगी अपने शीत ऋतु। क्या हो जाएगी? शीत ऋतु। आगे की रहेगी राजस्थान की जलवायु का टॉपिक थोड़ा सा रहेगा कोपेन के अनुसार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश LR बल्ला के अनुसार, यानी राजस्थान भौतिक विभाग के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी जलवायु प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया वो रहेगा, हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, देख लो। अगर किसी को आपको समझ में कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरे बंगाल की खाड़ी से होती है जी। भारत में बंगाल की खाड़ी से, भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में, राजस्थान में भी बंगाल की खाड़ी से होता है।
सर भारत में किसी तो को सबसे डाउट ज्यादा ऑनलाइन वर्षा में? अरब सागर मानसून से होती है। कोई मैसेज कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आया तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट पे लिख के बताए देंगे ऑनलाइन वाले, जिसको समझ में नहीं आया। हाँ, आवाज़ आ रही? आपकी तो आ रही है सर। अरे मुकेश। किसी को हाँ। अगर देखो समझ में कोई हाँ पूछना हो तो। हेलो। हाँ बोल मुकेश। अरे मैं बोल रही हूँ कि सर तो बोले नहीं, रास्ता भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर से होती है ना। हाँ कमेंट पे लिख के भेज सकते हो किसी को। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र अरब सागर से लेती है, लेकिन वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले से। सर्वाधिक औसत वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा औसत वर्षा सर्वाधिक किससे होती है? वो होती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है सर, हो गया उसका। हो गया। और सर एक वो मानसून का प्रवेश द्वार। राजस्थान के अंदर मानसून के प्रवेश द्वार कहते हैं बांसवाड़ा को। जी, वो हम लिखेंगे, टेंशन मतलब पूरा का पूरा। अगर लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख दो राजस्थान का। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। बांसवाड़ा को कहते हैं। अगला लिख दो एक और। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। सर जो मानसून की वर्षा होती है राजस्थान में सबसे एंड में कौन से जिले में होती है? राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? बांसवाड़ा को कहेंगे। हो गया। हाँ, हेलो सर। सेव कर दो इसको।